मैं आपकी वीडियो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, अभी आपने दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसके साथ साथ चलना है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बाद में समझना है। वीडियो का मतलब ये है कि पेपर्स के दिनों में जब पेपर नज़दीक होते हैं फिर रिवीजन तो हो नहीं सकती। रात को बैठ के स्कूल से लेक्चर यूट्यूब पे चैनल पे है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, आपको चैनल का एड्रेस भी बता देता हूँ। तो आपने करना ये है कि जब पेपर हो ना आपके नज़दीक हो तो इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अभी जो पहला टॉपिक है हमारा वो किस चीज़ के रिलेटेड है? व्हाट इज कंप्यूटर? ये कंप्यूटर सिस्टम है जो मैंने आपको बताया है इससे पहले वाले लेक्चर में। उस कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन कौन बताएगा? ये जो साथ वाला है, ये जिसने कल मुझे कहा सर ग्रुप में शामिल करें। नहीं, नहीं समझ लगी। इसमें बेटा ये देखें, जो आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम है ये असल में क्या चीज़ है? बैठ जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है। और और नहीं पता क्या करती है? हाँ शाबाश। अभी कहने का मकसद ये है, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है, प्रोग्रामेबल मशीन है। और वो कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसको हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप रावलपिंडी से किसी और शहर में कोई प्रोग्राम बनाते हैं जाने का, तो यू कैन चेंज योर प्रोग्राम एट एनी टाइम। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर है ये भी एक प्रोग्रामेबल मशीन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, इसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज होती है। दैट एक्सेप्ट डेटा, दैट एक्सेप्ट डेटा। डेटा कहाँ से एक्सेप्ट करता है? इनपुट डिवाइसेस से। परफॉर्म्स ऑपरेशंस, यानी कि प्रोसेसिंग करता है ऑन दैट डेटा एंड प्रेजेंट द रिजल्ट्स एंड स्टोर्स द डेटा और रिजल्ट एज नीडेड। और जिस तरह के हमें रिजल्ट चाहिए वैसे उसको प्रेजेंट। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है हमारे पास? एक ये आपके पास टोटल एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है कि ये माउस सिस्टम यूनिट के साथ, कीबोर्ड सिस्टम यूनिट के साथ, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इन दोनों को एक पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड किया जाता है। पावर सप्लाई के लिए ये वाला निशान होता है। इस टोटल को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। पूरे को कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। ये हमारा सिस्टम यूनिट है, ये वाला ये जो बॉक्स है इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट। इसके इर्द गिर्द जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, चाहे इनपुट डिवाइसेस है चाहे आउटपुट डिवाइसेस है, वो क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर आप देखें, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बिल्कुल ना देखिए आप, नाराज हो जाती है नेक्स्ट स्लाइड। अब ठीक है। पेपर में एक और क्वेश्चन है जो आपके ये आपका जो सिलेबस है ना, जो लास्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया यही सब्जेक्ट था, लेकिन बुक डिफरेंट थी, कंटेंट डिफरेंट थे, स्टाइल डिफरेंट था। अभी पिछली दफा ये था कि आपके जो थे 30% जो थे ना मार्क्स आपके, वो 20% आपका मिड था। ठीक है, 25% का मिड था, 15 सेशनल मार्क्स थे। ये 40 नंबर हमारे पास थे और 60 नंबर यूनिवर्सिटी के पास थे।
अब 40 नंबर यूनिवर्सिटी के पास है, 60 नंबर हमारे पास है, इसलिए जितनी खिदमत मेरी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी खिदमत क्या है कि आप रेगुलर डेली बेसिस पे पढ़े, क्वेश्चन आंसर का सेशन होना चाहिए, नए से नए सर्टिफिकेशन करें, ठीक है। मैं आपको वेबसाइट्स भी बता दूंगा, मोबाइल ऐप्स भी बता दूंगा जहाँ पे आपने मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस करनी है। मेरे जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कम से कम 3-3 4-4 सर्टिफिकेशन सब बच्चों ने की हुई है, ठीक है। दे आर इंटेलिजेंट बॉयज। और वो 40-50 में सिर्फ 26-27 रह गए दूसरे सेमेस्टर में। हाँ जी, टफ है, इसलिए शुरू से लेके चल रहा है आपने इसको। तो कंप्यूटर का हमारी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है कंप्यूटर? घर में सारे बच्चे कंप्यूटर है हमारे, हाँ? बड़ा अच्छा सोचते हैं, बड़ी अच्छी पिकिंग है उनकी। घर में कहाँ कहाँ पे यूज होता है? माइक्रोवेव ओवन में, वॉशिंग मशीन में, ये लैपटॉप, मोबाइल्स, और फिर एलसीडी, एलईडी देखते हैं ना आजकल, जो स्मार्ट एलसीडीज आई हुई है एंड्रॉयड बेस्ड, ठीक है। और इसके अलावा एजुकेशन में कभी यूज किया है इसको, कंप्यूटर को? मसलन एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरटेनमेंट भी देते हैं, साथ एजुकेशन भी देते हैं, साथ साथ आप डांस भी कर रहे होते हैं, साथ साथ आप सीख भी रहे होते हैं। मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं ना, ये छोटी जो है वो बनाना चाचा लगा लेती है, फिर पूरे घर को शोर में, तो उसने बस वो ए बी सी आ बी बी बॉल वो लगी रहती है इसके ऊपर, वो हम सुन सुन के ना मेरे कान पक गए, अब मैं नए कान लगवा रहा हूँ। अच्छा, कंप्यूटिंग डिवाइसेस ऑन दी जॉब, जॉब के ऊपर भी आप क्या करते हैं? सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होता है, बिजनेस को इनहांस करने के लिए। कंप्यूटर डिवाइसेस ऑन दी गो मतलब कि जो रोजाना की बुनियाद पर जो आप यूज करते हैं, जैसे एटीएम मशीन यूज करते हैं, स्टॉप वॉचेस आपने रखी हुई, टैब्स रखी हुई है, ठीक है। आजकल चाय भी डिजिटल आ जाएगी फिर, हाँ, हाँ ऐसे ही होगा। किसी ने कहना है कॉफी आ गया डिजिटल, अच्छा। हम खुद रोबोटिक्स की तरह फिर यूं चला करेंगे। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट है डेटा बेसिस इंफॉर्मेशन। जी, ये मैंने लिखा है 50, ये क्या लिखा है? मैंने कुछ भी नहीं लिखा अभी, ये 50 लिखा है। यहाँ पे असलम लिख देता हूँ, यहाँ पे फिजिक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ, तो कोई समझ नहीं लग रही, ये डेटा है, ये डेटा है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कि रिजल्ट कार्ड पूरा बना दूं, क्या कर दूं? रिजल्ट कार्ड पूरा बना, रिजल्ट कार्ड, रोल नंबर, नाम, सब्जेक्ट, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, नीचे लिखूं रोल नंबर 1, नेम उसका लिखूं, सब्जेक्ट उसका लिखूं फिजिक्स, ऑब्टेन मार्क्स उसके 60-70 जितने भी है टोटल मार्क्स लिखूं, तो आपको एक अच्छी चीज नजर आती है, आप उससे डिसीजन ले सकते हो उस चीज को देख के। ऐसा डेटा जिसकी देख के आप क्या कर सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। और वो डेटा प्रोसेस्ड होता है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। ये जो ऊपर लिखा है ये डेटा ही है सिर्फ, लेकिन जब आप आस्ता आस्ता बढ़ते जाएंगे तो ये डेटा इन्फॉर्मेशन में इतना ज्यादा बड़ा फर्क कोई नहीं है। डेटा इन्फॉर्मेशन ही असल में हमारा डेटा होता है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से बनती है? डेटा से। अगर मैं आपको कह दूं कि आप मिट्टी है, तो इंसान किससे बना है? मिट्टी से बना है। और किससे बना है इंसान? पानी से। और किससे बना है? तो एक शख्स ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि कुरान पाक ना अपनी एक जगह पे टिकता ही नहीं है, उसने इस अल्फाज से ना इतनी गुस्ताखी के अल्फाज इस्तेमाल किए कि कभी कहता है कि इंसान मिट्टी से बना है, कभी कहता है किससे बना है, कभी कहता है कुरान पाक को तो खुद कंफ्यूजन है। उसने कहा अच्छा ये बात है, कहता है हलवा खाया कभी आपने? कहता है जी खाया है। तो कहता है मैं एक जगह पे गया तो मैंने उसको कहा ये हलवा ना चीनी से बनता है, तो इसमें कोई बात गलत है? कहता अगली जगह पे मैंने गया हलवा सूजी से बनता है, बात गलत है? हलवा घी से बनता है,
ठीक है बात। तो कहता है कुरान पाक कंफ्यूज नहीं है, कुरान पाक जगह जगह पे बताता है कि कलेक्टरी चीजों को देखो इंसान किस चीज से बना है। ठीक है, खनखनाती मिट्टी से भी बना है। तो डेटा क्या चीज है? एज जस्ट डिस्कस्ड, अ यूजर इनपुट्स डेटा इनटू अ कंप्यूटर एंड देन कंप्यूटर प्रोसेसेस। और कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस। डेटे के ऊपर जब प्रोसेसिंग करते हैं तो उसकी कोई अच्छी सी शेप निकल आती है। जैसे जब आप सुबह उठते हैं तो डेटा होते हैं, जब मुंह धो के अच्छे बच्चे बन के आते हैं तो इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसी तरह जब आप घर से तैयार होकर निकलते हैं तो घर वाले पूछते हैं भाई किधर है, आज किधर तैयारी करके जा रहा है, तो वो आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो उनको। हाँ, वो फिर आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, वो आपके चेहरे से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वालदा जो है ना, वालदा, वो हर रंग से वाकिफ होती है। हाँ वो भाई, मैं कहता हूँ कि आप सोए भी हो ना तो पता चल जाता है उसको कि ये आज बड़ी गहरी नींद में सोया, आज ये बहुत खेला होगा, ये बहुत जनाब जी इसने इधर उधर जो है वो मोटर बाइकिंग, वन व्हीलिंग, ये बहुत कुछ किया होगा, आज ये थका हुआ है। आप आते ही जनाब जी मुंह हाथ धोते हैं, खाना दो जी, खाना खाते ही क्यों नीचे, वहां कहती है बच्चे ने बड़ी मेहनत की हमारा गर्दी में। ठीक है, तो वो जो डेटा होता है ना वो इन प्रोसेस्ड हालत में होता है, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस्ड फॉर्मेट में आपके सामने आती है। ठीक है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके चेहरे से, एनर्जी चाहिए, ये ना हो कि जनाब मैं आऊं तो आप करें, यूं नहीं करना। ये तो उस सूरत में होता है कि जब आप अपने आप को तवज्जो नहीं देते। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर किया करें। ठीक है, पैसों के हिसाब से टाइम के अपने आप को टाइम दिया करें। अपने आप को टाइम कैसे देना है कि अपना फ्यूचर बनाने के लिए आपने शुरू से मेहनत करनी है, ये आपकी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मेरे साथ एक स्टूडेंट था, वो ट्यूशन्स के चक्कर में चल गया, तो अभी वही 40-50 हज़ार कमा रहा है, और उसके साथ वाले कोई बरतानिया बैठा हुआ है, कोई स्वीडन बैठा हुआ है, कोई किधर बैठा हुआ है। तो प्रोग्रामिंग उनकी अच्छी थी, मशीन लर्निंग के ऊपर, रोबोटिक्स के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा नाम किया है। तो वो एक एक घंटे का इतना कमा जाते, एक दिन में इतना कमा जाते जितना वो पूरे महीने में कमाता है। यानी कि $50 पर आवर के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, और 8 घंटे काम करें तो $50 का कितना बनता है? चार चार $400। $400 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 72,000, 72,000। तो एक दिन का 72,000 मेरी पूरे महीने की तनख्वाह है। ऐसे ही है ना? इसलिए छोटे ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ दें, बड़े ऑब्जेक्टिव्स की तरफ सफर शुरू करें। तो डेटा इंफॉर्मेशन में पता चल गया आपको। ये इंग्लिश पढ़नी आती है, मैं पढ़ दूं? प्री कंप्यूटर्स एंड अर्ली कंप्यूटर्स बिफोर अप्रोक्सीमेटली 1940। अब हम शुरू करने लगे हिस्ट्री किसकी? कंप्यूटर की। कंप्यूटर कब, कंप्यूटर से ऊपर काम कब स्टार्ट हुआ था? बिफोर 1940 तो ये तो बहुत पहले के बने हुए हैं। जब आज से तकरीबन कोई 1200-1300 साल पहले की बात है, जब एबेकस यूज हुआ था चाइना के अंदर। जब सिविलाइज्ड जो सिविलाइजेशन थी अपने अरूज पर थी, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन थी, जैसे एक और है मेरे जेहन से उसका नाम निकल, ये दो सिविलाइजेशन थी जो जगह के बाद दीगरे बड़ी अरूज पे पहुंची है। इनका पूरा सिटी सिस्टम होता था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता था, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, नहीं, वैसे इनकी अपनी ट्रांसपोर्टेशन थी। ये कम्युनिकेशन सिस्टम था। मैं कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ आप हैरान रह जाएंगे कि जदीद दौर के डिजिटल से वो तेज था। सूरज की रोशनी की शुआओं की मदद से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। वही कॉन्सेप्ट अभी लेके आए हैं। ठीक है, उनके शहर पक्के थे, उनकी जो सड़कें थी वो पक्की थी, उनके निकासी का इंतजाम अच्छा था, ट्रिपल स्टोरी घर बने हुए अभी तक बने हुए हैं। ग्रीस का देख लें, ग्रीस जहाँ भी आबाद हुए पानी के नजदीक आबाद हुए, सारे समुद्र के ऊपर आबाद हुए। अभी तक ग्रीस जो है, यानी कि यूनानी लोग जो है, उनकी मेडिसिन अभी तक चलती है, यूनानी जड़ी बूटियों के ऊपर उन्होंने तजर्बात किए। तो यहाँ पे भी इधर देखें कि कंप्यूटर्स के अंदर जो हिस्ट्री है वो किन की है? अंग्रेजों की है।
लेकिन मुसलमानों की तारीख भरी पड़ी है। किसके से किससे भरी पड़ी है? तिब में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, मेडिसिन में। ठीक है, ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर, सर्जिकल के अंदर बहुत ज्यादा काम मुसलमानों ने किया हुआ है, लेकिन नाम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक साजिश के तहत मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है। इसी तरह हमारी एक बच्ची थी, वो क्या नाम था उसका, अरफा करीम। वो हमारी बेटी क्या करती थी, 9th क्लास में थी, 9 ईयर की थी जब उसने MCSE की सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड थी वो। गेम्स डेवलपमेंट में उसने अच्छा परफॉर्म किया। फिर वो जब 13-14 साल की हुई तो गालिबन फौत हो गई थी। ऐसे ही है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो वो सिर्फ ये है कि ये बेटी हमारी सिंबल ना बन जाए। अब वो बारबी डॉल दिखाएंगे ना आपको, तो उसने दुपट्टा नहीं पहना होगा जनाब, जो उसकी फ्रॉक होगी, ठीक है, वो पूरी उसने वो नीचे जो पजामा है वो भी पूरा नहीं पहना होगा, वो सिंबल हमारी बच्चियों को दे देते हैं। अब उसी से बेस के ऊपर फिर माँ जो है वो असल में असल इंस्टीट्यूशन है आपका। माँ की गोद जो है ना वो असल में, वो उन्होंने माँ की गोद को जो है ना वो उजाड़ के रख दिया। ठीक है, अभी ये है कि उस चीज़ों को हमने ओवरकम करना है, ना सिर्फ पढ़ना है, साथ साथ अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को भी प्रमोट करना है। ठीक है, ये पढ़ाई का मकसद सिर्फ ये कल्चर नहीं है, ये दूसरा पढ़ाई नहीं है, कल्चर भी है हमारा। कल्चर को प्रमोशन के लिए ये देखें कितना होता है आप, कि मेहमानों का ख्याल रखना है, पर्दे का इंतजाम करना है, दूसरे दोस्तों के साथ इखलाक से साथ पेश आना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का जो आपके पैदा होने का, भेजने का मकसद ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि इखलाक की ताबीर के लिए, तकमील के लिए भेजा गया है। अभी यहाँ पे इसकी स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। इसमें बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स सच एज notched bones, knotted drawing, and the hierolog- hieroglyphics, experts have concluded that ancient civilization had ability to count and compute. काउंट एंड कंप्यूट, गिनती का पहला तस्वर जो था ना इंसानी दिमाग में कैसे आया, जब इंसान काउंट ही नहीं कर सकता था, जब उसको यही नहीं पता था कुछ क्या होता है और ज्यादा क्या होता है। ठीक है, उस वक्त से जब इंसान ने कुछ और ज्यादा का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। तो वो डिवाइसेस बनाया करते थे काउंटिंग के लिए। दी बैकस इज कंसिडरेबली बाय मैनी टू बी द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कौन सी वाली? अबक्स, ABA, जो मर्जी पढ़ ले, आपका अपन है। ठीक है, तो इसमें आपने बेटा यही याद रखना है कि सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी। ये किस तरह की होती थी, कोई पता है आपको? बीड्स होते थे, तस्बीह के दानों की तरह के। ठीक है, जी जी बेटा, अभी भी। कौन है हमें क्लास के दरमियान छेड़ने वाला? ये बेटा इस तरह का कुछ, हाँ ये देखिए, एक प्ले ग्रुप में पढ़ाते होते हैं। ये रेक्टेंगुलर है उस शेप का है, इसमें ये लाइंस लगी हुई हैं, इसमें ये बीड्स हैं। ठीक है, अब ये मुझे खुद इसकी काउंटिंग वगैरह का नहीं पता, ये कैसे प्लस माइनस करते हैं। ये प्लस भी करता था, मल्टीप्लाई भी करता है। ठीक है, और ये इससे बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। हमें चूंकि सिखाया नहीं, हमें पता ही नहीं इन चीज़ों का, लेकिन इसकी अगर आप डिटेल पढ़ें तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले यूज किया जाता था। अभी तक चाइना के स्कूलों में, रशिया के स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है कैलकुलेशन के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा हमारे टीचर ने मेरे लिए ला के दिखाया था और उसने समझाया था, लेकिन हम छोटे थे, बस 1-2 दिन ही, लेकिन वो कुछ उसकी समझ नहीं थी। लेकिन ये हमारे टीचर जो थे ये लाजमी करवाते थे हमें, लेकिन 1-2 दिन करवाया उसके बाद इन्होंने नहीं करा। लेकिन ये यूज में रहा है। ऑन दी अदर हैंड,
ऑन दी अदर हैंड किधर गया जी, अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंक्लूडेड स्लाइड रूल, इसके बाद कौन सी बन गई, स्लाइड रूल, मैकेनिकल कैलकुलेटर बना थे, एंड डॉक्टर हरमन हॉरेस पंच कार्ड टेबलेटिंग मशीन। तो डॉक्टर हरमन हॉरेस ये इसने क्या बनाया था, पंच कार्ड टेबलेटिंग मशीन बनाई थी, एंड सार्टर ये तरतीब लगाने के लिए। Later devices was the first electromechanical machine that could read punch cards, especially cards with holes punched into them represented data. अब ये पंच कार्ड क्या होते थे, पंच कार्ड ये था कि मिसाल के तौर पर ये एक कार्ड है आपके पास, ये कार्ड है, ये बना होता था स्टील का या एल्युमिनियम का बना होता था, कार्ड था, जैसे कार्ड नहीं होता एटीएम कार्ड या इससे बड़े बड़े कार्ड होते थे, स्लेट जैसे होती है, इसमें एक तरफ से सुराख कर दिए जाते थे, यूं सुराख कर दिए जाते, तो दूसरी तरफ से वो सुराख उभर जाते थे, ठीक है। तो जब आप आंखें बंद करके उसके ऊपर हाथ लगाते थे तो आपको पता चलता था कि ये चीज उभरी हुई है और यहाँ पे चीज डाउन है, जैसे ठीक है, एक बम्प था, एक उसमें प्लेन जगह थी, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या है, एक का नाम 0 था, एक का नाम 1 था, उसी फॉर्मेट में फिर ये पंच कार्ड बने। तो मशीन के एक तरफ वो कार्ड डालते थे, मशीन की सारी पिन्स उसके ऊपर आ जाती थी, जो उभरी हुई जगह थी वो 1 कंसीडर होती थी, जो नीचे थी वो 0। तो 1-0 की फॉर्मेट में वो करंट दूसरी तरफ जाता, तो वही डिजाइन जो दूसरी जगह पे प्रिंट हो जाता, वही लाइनें जाती, तो ये पंच कार्ड आसानी के साथ बन जाते। तो ये जो उसको फील करना था वो असल में डेटा रीड होता था, वो असल में क्या होता था, डेटा रीड होता था। तो पंच कार्ड जो थे ये टेबुलेटिंग मशीन में इस्तेमाल होते रहे। उसके बाद हॉरेस मशीन वाज यूज्ड टू प्रोसेस इन 80-90 यूएस सेंसस। व्हाट आर सेंसस? मरदमशुमारी, दैट्स गुड। मरदमशुमारी पढ़ा हुआ कभी, मरदम शुमारी, व्हाट डज इट मीन? लोगों को काउंट करना, पॉपुलेशन को काउंट करना, किसी कंट्री की, किसी स्टेट की, किसी जगह की। तो 1890 में यूएस में ये पॉपुलेशन काउंट की जाती थी। ये उनके बड़े पुराने सिस्टम है, ये ना समझे कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान बहुत कुछ तरक्की कर चुका है, लग रही समझ? हाँ जी, ये अमेरिका बड़ी देर का पहले का दरियाफ्त हुआ है, और पाकिस्तान ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, उन्होंने तो बड़े हमले किए हैं, जापान के ऊपर बम फेंके, इधर उधर बम फेंके, ठीक है, हिरोशिमा के ऊपर, नागासाकी के ऊपर, ये तो उधर ही था जब बम फेंका है। ये बम बार है जरा, सुपरमैन की तरह दौड़ता हुआ पाकिस्तान आ गया, भाई उधर कोई ना जाए जी। हाँ, वो नजर रखे कि बम फेंक रहे। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद ऐसा। अब ये नहीं कि तुम्हारे मार्क्स में काम करूंगा, ये अच्छी चीज है क्लास के अंदर, आप ये नहीं कह रहे हो कि मजाक ही रखें, लेकिन ये साथ साथ पढ़ना भी है हमने। द लेटर डिवाइसेस, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कुड रीड पंच कार्ड्स, ये पहली मशीन बनी थी जो उन पंच कार्ड्स को क्या करती थी, पढ़ लेती थी। पंच कार्ड्स क्या होते थे, कार्ड ही होते थे, ठीक है, उसके ऊपर एक चीज उभरी होती थी, उससे से इनपुट मिलती। स्पेशल कार्ड विद होल्स, वो क्या होते थे, विद होल्स होते थे। लेटर ऑन जब 1890 में मरदमशुमारी हुई तो इन्हीं पंच कार्ड्स की बेस के ऊपर क्या था, पंच कार्ड्स के ऊपर डेटा रीड हो जाता था, डेटा इंसर्ट कर देते थे, वही पंच कार्ड ला के ना वो भेज देते थे गवर्नमेंट को, वो पंच कार्ड फिर मशीन में डालते थे, वो फौरी तौर पर काउंट कर लेती थी कि मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, इस एज से इस एज तक बच्चे कितने हैं, ठीक है, वो एक ग्रुप वाइज भी काउंट करते थे। तो वो जो पहले खातों के ऊपर लिख के, रजिस्टरों के ऊपर लिख के काम करते थे। अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुई है 11 बजे, ठीक है, ये अब हमारी क्लास है, पहले आपकी लैब थी, अब हमारी क्लास स्टार्ट हुई। सॉर्टर भी बताता हूँ। सॉर्टर कहते हैं चीज को तरतीब लगाने के लिए, सॉर्ट करना, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करते हैं,
डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 3 2 1। तो स्टार्टर मशीन्स भी होती थी जो डेटे को क्या करती थी, तरतीब लगाती थी। एंड इट वाज एबल टू कंप्लीट द टास्क इन 2.5 years। और ये जो सेंसस का काम होता था कितनी देर में कंप्लीट होता था? इंस्टेड ऑफ द डिकेड्स इट यूजुअली टुक टू प्रोसेस द डेटा मैनुअली। तो ये डिकेड्स लेता था, सालों लगते थे, लेकिन वो फिर काम कितनों में हो गया? 2 साल के अंदर कंप्लीट होता था। जो पहले सालों लगते थे, 10-10 साल लगते थे, अब 2 सालों में हो गया। यानी 10 सालों वाला काम 2 सालों में। कॉन्सिक्वेंटली नतीजे के तौर पर दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सक्सेसफुल केस, ये पहला केस था ऑफ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया तो पहला था, रिप्लेसिंग दी पेपर एंड पेन बेस्ड सिस्टम। पेपर एंड पेन, पेपर और पेन से लिखा हुआ, ये पेपर टू लेस पेपर एनवायरनमेंट, पेपर टू लेस पेपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। अभी कोशिश की जा रही है कि पेपर टू पेपर लेस एनवायरनमेंट। लेस पेपर और पेपर लेस में फर्क है। लेस पेपर का मतलब है कुछ ना कुछ पेपर इस्तेमाल होते हैं, और लेस पेपर से क्या मुराद, पेपरलेस से क्या मुराद है? बगैर पेपर के। अब हमारे ऑफिस हमने डेटा ऑटोमाइज करके दिया, जितना भी हमारा स्टाफ है सबका डेटा ऑनलाइन जाता है, ठीक है, बस आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन जाती है। हम यहाँ से पेपर पे लिख लेते हैं। अभी नेक्स्ट जो डिवाइस है, भाई सच बोल रहा है मैंने, उसके बाद है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो चीज इस्तेमाल होती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। वो क्या होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब्स अगर आपने नहीं देखी तो वैक्यूम की स्पेलिंग ठीक है भाई? नहीं नहीं यार, जो घर में करता हूँ भाई। यस, दीज आर दी वैक्यूम ट्यूब्स। ये आपको छोटी छोटी नजर आ रही है, और भाई इतनी दूर मैंने नहीं कहा आपको। ये असल में बड़ी बड़ी होती थी ये वैक्यूम ट्यूब। ये तो इधर से साइज इसका छोटा है, वो तकरीबन इस टेबल के ना इस साइज जितनी थी वैक्यूम ट्यूब। ये सिग्नल को पास किया करती थी, जो सिग्नल हमें रिक्वायर्ड होते थे उस सिग्नल को पास किया करती थी। अब जाहिर बात है, इस वैक्यूम ट्यूब को चलाने के लिए लाइट की ज्यादा जरूरत थी। एनर्जी जिसको बोलते हैं पावर, पावर बिजली की सूरत में, इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में देते थे हम इसको। जब इसमें से लाइट गुजरती थी तो ये हीटअप भी हो जाती थी। जब हीटअप होती थी तो कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो कूलिंग सिस्टम लगाने पड़ते थे। फिर ये 1800 जो सबसे पहले लगा था उसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी। आप अंदाजा करें कि एक कमरे में एक इस जगह पे लगाए, एक इधर फासले फासले पे, तो 20-25 से ज्यादा नहीं आएगी। तो 1800 जब लगेंगे तो पूरी बिल्डिंग के अंदर वो वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। वो एक सिंपल कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। अब इनका साइज बहुत बड़ा था, पावर इनको बहुत ज्यादा मिलती थी। इवन के एक शहर की लाइट डिस्कनेक्ट करके पहले इसको स्टार्ट करते थे, फिर उसके बाद वो लाइट जो थी, जो इलेक्ट्रिसिटी थी, वो दूसरे शहर को देते थे साथ। एक दफा डिस्कनेक्ट, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, तमाम एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली। इंजन जब स्टार्ट करते हैं, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं, तो गाड़ी का इंजन पहले इग्नीट होने के लिए क्या करता है, सारी लाइट्स क्या करते हैं, उसको खत्म करते हैं। तो इस वजह से कंप्यूटर साइज इसका बहुत ज्यादा था। वैक्यूम ट्यूब्स के होने की वजह से कंप्यूटर साइज क्या था, बहुत ज्यादा था इनका। अब इसकी एग्जांपल क्या थी? जो एक कंप्यूटर बना था दैट वाज दी एनियक, और दूसरा क्या था, यूनिवैक। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या चीज इस्तेमाल होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स। और उसके एग्जांपल्स क्या है? एनियक। और वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होने की वजह से ये पावर भी ज्यादा कंज्यूम करते थे, इनका साइज भी बहुत बड़ा था। ठीक है, और ये एक बिल्डिंग में नहीं होता था, ये पूरे जो है ना वो एक 4-5 कमरों में, 3-3 कमरों में ये आने वाले सिस्टम होते थे। Although it was not completed until 1946, ये 1946 तक कंप्लीट नहीं हुआ। and it was developed during the World War II। ये कब डेवलप हुआ था? To compute
artillery firing tables to the US आर्मी, यूएस आर्मी के लिए ये यूएस आर्मी 1946 में ये यूज करती रही है। कुरान पाक में है, ये आप जब एंटर होते हैं ना कमरे में, एक अपने कॉलेज में, तो बाहर ही लिखी हुई आयत है बहुत बड़ी, सूरत ज़मर में है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, क्या वो जो जानते हैं और जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं? अंधे और देखने वाले बराबर हो सकते हैं? तो नहीं ना बराबर हो सकते। तो इसीलिए इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। ये इल्म ये नहीं है कि आपने चिल्ला काट लिया तो इल्म हासिल कर लिया है, वुजू का तरीका सीख लिया तो ये इल्म हासिल कर लिया है। बेटा ये फर्ज है, ये तो सीखना ही सीखना है। वो भी फर्ज है जो अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है, फिजिक्स सीखे, केमिस्ट्री सीखे, बायो सीखे, कंप्यूटर सीखे, इसमें है। और उनके मुकाबले में घोड़े तैयार रखो। हाँ जी, कौन सी आयत है ये? आप साहब है कोई हमारे? और आपस में फरके में ना पड़ो, रस्सी मजबूती से थामे रखो। मैं पूछ रहा हूँ, शाबाश, बहुत अच्छी कुरान पाक की आयत है। उनके मुकाबले में घोड़े तैयार है, तो घोड़े कैसे तैयार करेंगे आप? ये तो नहीं है कि जाके जो घोड़े को तैयार करना शुरू कर दिया, घोड़े को जनाब जी कंघी शुरू की, बाल काटे जनाब जी, उसके खुर बनाए, ठीक है, उसको जनाब स्पाइस फ्राई करके उसको लेके तो बाहर चले गए। दीज आर नॉट दी हॉर्सेस। घोड़े क्या है? उनके मुकाबले की कुव्वत तैयार करो। और उन्होंने क्या किया? मार्स के ऊपर अपना मिशन भेज दिया है, उन्होंने सूरज के ऊपर अपना मिशन भेज दिया है। और हम अभी तक किसी चीज में लग रहे, शिये के पीछे नमाज नहीं होती, सुन्नी के पीछे नमाज नहीं होती, देवबंदी जो है वो तो है ही काफर। हाँ, तो ये हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे। बेटा वो हमारे हाथ काट जाएंगे, गर्दनें काट के उड़ा के रख जाएंगे, आप इन्हीं चीजों में पड़े रहेंगे। कुरान पाक की आयत है जो अभी इसने पढ़ी है बच्चे ने, वाता सुन बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, तफरके में मत पढ़ो। जो तफरके में पढ़ता है वो कुरान की आयत का इनकार करता है। जो कहे ना कि भाभी के पीछे नमाज नहीं होती, 4 नमाजें भाभी के पीछे पढ़ के आया करो, पता चले कि भाई मैं मुसलमान हूँ, वो भी कलमा गो है। अगर कोई भाभी है वो कहे जी सुन्नी के पीछे नहीं होती, तो भाभी वाले मौलवी को पकड़ को नीचे उतार दो, तो भाई तू इस मिंबर के लायक ही नहीं है। क़यामत की निशानी है, मिंबर रसूल के ऊपर बांदर बैठेंगे, तो ये बंदर ही है ना सारे जो तफरका फैला रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें तफरके में ना पड़े, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। और अल्लाह की रस्सी मजबूत क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ दीन है, उसी को आपकी तालीमात है। जो जो हमारे दरमियान में इख्तिलाफ वाली चीजें छोड़ दो, वो जो कॉमन है वो उस पर तो आए ना। जो छोड़ देंगे उसमें शक है, हदीस है कि जिस चीज पे शक है वो छोड़ दो। इवन हलाल चीज है, आप कहते हैं जी ये पता नहीं हराम है कि हलाल है, नहीं ना खाए, छोड़ दे उसको। ठीक है, किसी आलम से पूछ ले, जब मुस्तनद आलम से बता दिए थे तो उस पर अमल कर ले। ठीक है, आलम भी वो है जो आलम हो, तो फरके वाला ना हो, जो शिया सुन्नी की बात ना करे, देवबंदी वाबियत की बात ना करे। ठीक है, कुरान पाक के असूलों को लेके चले, कुरान पाक को संभाले। इस वक्त ये मौलवियों ने ना ये पैसे लेके ना हमारी आवाम को बिखरा दिया। आप देखें कि कोई है यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जो दुनिया की टॉप 100 में है यूनिवर्सिटी? अफगानिस्तान को कहते हैं कि ये दुनिया में ये बड़ी बहादुर कौम है, इसको आज तक कोई पता नहीं कर सका। और भाई असल फतह तो आपने किया है। यूरोप में जाके देख लो, इतनी जदीद तरक्की हुई है, और अफगानिस्तान में जाके देख लो अभी तक कच्चे मकान है, लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं। कहाँ की बहादुर कौम रहेगी? जलील करके रख दिया पूरे मुसलमानों को उन्होंने। बेटा ये अब आपका हक बनता है कि आगे आए, सिर्फ टिकटॉक नहीं देखते। हाँ, मैं सख्त खिलाफ हूँ इन चीजों के। अपना टाइम ना वेस्ट करें, कोई भी चीज टाइम वेस्ट करने वाली। क्रिकेट मैच ये नहीं 5-5 दिन क्रिकेट देखे आप, बस रिजल्ट देख रहे जी, आ गया जी पाकिस्तान जीता है, आ रहा है बस। हाँ, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, क्रिकेट खेलें, आधा पौना घंटा जिम जाएं, अपनी एक्सरसाइज लाजमी रखनी है अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, ये जरूरी है। सहाबा कराम कबड्डी भी खेलते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कबड्डी और कुश्ती खेली हुई है, रेसलिंग जिसको बोलते हैं ना। अब ये नहीं किसी के बाजू तोड़ देना,
Instead of the 40 hours required for a person to compute the optimal settings for a single weapon, एक वेपन की टोटल कंप्यूशन के लिए कितना टाइम लगता था? 40 आवर्स. Under a single set of conditions using manual calculation, any could complete the same calculation is less than 2 minutes. तो वो जो 48 आवर्स लगते थे, एनिक उसको क्या करता था, कितनी देर में प्लस करता था? 2 minutes. They saved their time and you are wasting your time. वो अपना टाइम बचाते हैं, आप अपना टाइम जाया करते हैं. बेटा अभी से हैबिट बनाए, टिकटॉक फिर आपकी जिंदगी में आ जाएगी. ठीक है, बच्चे होंगे तो सारे वो टिकटॉक के होंगे आपके. ठीक है, तो इन चीजों को छोड़ दें, अपनी उम्मत का ख्याल रखें, अपने पाकिस्तान का ख्याल रखें. वो यकीन माने आपकी गर्दनें काट देंगे. 4-5 साल और इसी तरह रहे ना, आप गर्दनें काट के चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा. मईशत में डूबे होंगे, कर्जों के नीचे डूबे होंगे. फिर हम अपने मोटरवे भी बेचेंगे, फिर हम अपने एरोप्लेन भी बेचेंगे, फिर हम अपनी इज्जत बेचेंगे, फिर हम मांगना शुरू कर देंगे, फिर हम कहेंगे हमें माफ कर दो जनाब. मुसलमान का ये इज्जत और वकार है? सोचना है बेटा इसके ऊपर. और जो असल ये दीन आप पर इसलिए हासिल कर रहे हैं. जी सर, जी सर. आपकी मैं आज कर लेता हूँ. ठीक है सर, इंशाल्लाह. तो बेटा इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना, तफरके में नहीं पढ़ना. तो इस तरह की सिचुएशन में बड़ा टेक्नोलॉजी सीखे, मुकाबले में घोड़े तैयार करें, अपने आप को अप टू डेट रखें. ठीक है, अपनी इज्जत का सौदा किसी के साथ नहीं करना. पाकिस्तान की इज्जत हमारी इज्जत है. यस. फिर उसके बाद है यूनिवैक, रिलीज्ड इन 1951. एनईए के बाद कौन सा है? यूनिवैक. was initially built for the US Census Bureau. किस मकसद के लिए बनाया गया था? तो ये दिखाने की बातें थे, यूएस सेंसस ब्यूरो के लिए नहीं बनाया था. ये इन्होंने अपनी फौज के लिए बनाया था. उस वक्त इन पे पाबंदियां थी, सल्तनत उस्मानिया की तरफ से इनके ऊपर पाबंदियां थी. ये किस दौर में? 90, इससे पहले की बात है सर. इससे पहले इनके ऊपर पाबंदियां थी, ये नहीं बना सकते थे ये चीजें, लेकिन उन्होंने बनाई है. ईरान के ऊपर पाबंदियां. ईरान काम नहीं कर रहा, करता है कि काम नहीं करता? आंखें दिखाता है कि नहीं दिखाता? हम दिखाते हैं. बड़ी देर बाद हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट, कहा कि जी आपको अड्डे नहीं दे रहे. अब देखिए क्या महंगाई का तूफान बरपा हुआ कि नहीं हुआ. उन्होंने कहा तू अड्डे ना दे, हम इसी तरह ही आपकी जो है ना ये सारी महंगाई करेंगे, हुकूमत आपको डीरेल करेंगे, आपके खिलाफ करेंगे, अवाम को आपके खिलाफ करेंगे. और अवाम भी वैसे ही है. and was used to analyze votes in 1950 US presidential election. और ये जो यूनिवैक कहाँ पे इस्तेमाल होता है? वोटिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है. Interestingly, it corrected prediction of an Eisenhower victory only 45 minutes. और इसने पूरा रिजल्ट कितने मिनट में बना दिया? 45 मिनट्स में. वो जो जिसके ऊपर 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने लगते थे, और इसमें फिर मिसकंसेप्शंस भी होती थी कि डेटा इधर उधर ना कर दे, तो उसने 45 मिनट्स में बना दिया था. ये पहली दफा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई थी कब? 1952 में, 52 में. और पाकिस्तान में आज ईवीएम आई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज आई है, और उसके ऊपर भी ये रौला डालते हैं. अभी तो ये थंब बेस्ड हो जाएगी. ये थंब बेस्ड हुई तो फिर कोई भी नहीं कर सकता. जो बंदे मरे हुए थे उनके भी वोट आते थे पहले, अब नहीं आएंगे. और वो जो जिंदा है ना, वो थंब लगाएगा तो पता चलेगा. तो जिसने थंब ही नहीं एंटर करवाया, एक बंदे ने 4 बनाए हुए थे शनाख्ती कार्ड, 4. मैं तो हैरान हूँ कि एक्सेल में दूसरा डुप्लीकेट डेटा डिटेक्ट हो जाता है, तो शनाख्ती कार्ड में 4 कैसे डिटेक्ट किए हुए? इतनी बड़ी डेटाबेस बनी हुई है. तो फ्लॉज है ना. ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं ना, मुल्क के फायदे के लिए काम कर रहे हैं कि नुकसान के लिए? नुकसान के लिए काम कर रहे हैं. However, UNIVAC became the first computer to be mass produced for general commercial use.
तो यूनिवैक वो पहला कंप्यूटर था जो पहली दफा कमर्शियली बेचा गया, लोगों ने उसको बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा यार ये यूनिवैक हमारा 2 लाख में तैयार हुआ, हम इसको 3 करोड़ में बेचते हैं। फायदा क्या करवाया, वो जो 2.5 साल की मेहनत जो है ना आपकी, वो 2 मिनट में हो जाएगी। इसके बाद आ गया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का साइज कम हो गया, किस वजह से, जो थी ना, क्या नाम लेते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स, वो खत्म हो गई। वो वैक्यूम ट्यूब्स कितनी बड़ी थी, इस टेबल जितनी बड़ी थी। अब वो जो उसकी जगह जिसने ली है, जिस डिवाइस ने, दैट वाज ट्रांजिस्टर। ठीक है। अब ये देखिए, ये ये हमारी फिगर है ना, इसका ये ऊपर वाला पोर्शन जो है इतने साइज का है बस। तो जाहिर बात है वैक्यूम ट्यूब कितनी थी, टेबल जितनी। अब अगर 1800 वैक्यूम ट्यूब्स हमने लगाने हैं तो हमें 10 कमरे चाहिए, 20 कमरे चाहिए। तो जब ये वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ये वाला लगाएंगे तो क्या होगा, साइज ऑटोमेटिकली, बिजली की बचत होगी, पैसे कम लगेंगे। वैक्यूम ट्यूब्स को जब हीट मिलती थी तो वो डिस्कनेक्ट हो जाती थी, ज्यादा हीटेड होती थी तो डिस्कनेक्ट, जल जाती थी, तो ये जलते भी नहीं थे। तो पहले वाले एनियक वन और यूनिवैक वन जो थे वो क्या थे, अनरिलायबल थे, रिलायबल नहीं थे। किसी वक्त भी शॉर्ट सर्किट हो सकता था, किसी वक्त भी कोई इशू हो सकता था। फिर कूलिंग सिस्टम लगाए जाते थे, इसके लिए कूलिंग सिस्टम की भी जरूरत नहीं थी। तो कितना फर्क पड़ गया, एक डिवाइस ने पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया। दीज आर द इनोवेटिव आइडियाज। तो आपने ये चीजें सोच रही है कि ऑलरेडी सिस्टम चल क्या रहा है, मैं कौन सी नई चीज बनाऊं कि दुनिया चेंज हो सकती है, एक इनकलाब बर्पा हो सकता है। अब मैंने आपको ये सोचे देनी है, इम्प्लीमेंट आपने करना है। लकीर के फकीर नहीं बनना कि ये जो क्वेश्चन पेपर में आएगा ना तो सर ये बुक में से आएगा कि या नहीं आएगा। नहीं, आपने कॉन्सेप्ट लेने हैं। इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखना है तो किसी बुक से भी देख ले, किसी ऑथर की बात देख ले जो कंट्राडिक्ट न करती हो। ठीक है। और इस तरह की नए नए डिवाइसेस आ रहे हैं तो आप कहते हैं सर ये काम ऐसे हो सकता है, सर मैं ऐसा सर्किट बना सकता हूँ कि जिसमें यही काम इस इससे भी कम हिस्से में हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या थे, ट्रांजिस्टर। तो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे क्या आ गए, ट्रांजिस्टर आ गए। The second generation of computers began when transistors, a small device made of semiconductor materials, किसके, 3 किस्म के मटेरियल होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल, सेमीकंडक्टिंग और इंसुलेटर्स, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी टोटली तौर पर पास हो जाती है, बहुत कम रेजिस्टेंस होती है, जीरो के अप्रोचेस टू जीरो रेजिस्टेंस होती है, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। और जिनमें आधी बिजली गुजरती है, आधी रेजिस्टेंस होती है, वो सेमीकंडक्टर। और जिनमें से बिल्कुल नहीं गुजरती, यानी कि हमारे ऊपर जो बात कोई असर नहीं करती, तो वी आर इंसुलेटर्स। ठीक है, माँ बाप कहते हैं कि बेटा टाइम पे आया करो, टीचर कहता है टाइम पे आया करो, तो वी आर इंसुलेटर्स, वी विल नॉट कम एट टाइम। ठीक है, आया करना बेटा। दैट एक्ट्स लाइक अ स्विच टू ओपन और क्लोज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये भी सिग्नल के लिए इस्तेमाल होता था। स्टार्टेड टू रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स, इसने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब्स को। ट्रांजिस्टर्स अलाउड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स टू बी स्मॉलर। अब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर क्या हो गए, साइज में छोटे। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना था, कितना था है, 130 फुट। आस्ता आस्ता इंसान इसका कद छोटा होता जा रहा है। वजह मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन ये है कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे हर ये स्क्वीजिंग हो रही है चीजों की। रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। स्मॉलर भी हो गए, लेस एक्सपेंसिव भी हो गए, मोर पावरफुल भी हो गए।
मोर एनर्जी एफिशिएंट भी हो गए, एनर्जी को भी बचाना शुरू कर, एंड मोर रिलायबल, और इन पर भरोसा भी ज्यादा किया जाता था एज कम्पेयर टू। तो जब पेपर में क्वेश्चन आ जाए राइट द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, तो क्या लिखेंगे? एक बच्चा मेरे 8 कार्ड नहीं है। हाँ एक बच्चा कौन बताएगा? अंश बताए। हाँ पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा व्हाई सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर स्मॉल, छोटे क्यों थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन? वैक्यूम ट्यूब्स खत्म हो गई थी, ट्रांजिस्टर आ गया था, इसलिए उनका साइज कम हो गया। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पावर क्यों कम कंज्यूम करते थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? क्योंकि ट्रांजिस्टर जो थे वो कम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देते थे, ठीक है। उसके बाद है टिपिकली प्रोग्राम्स एंड डेटा वर इनपुट और पंच कार्ड्स। इनपुट कैसे मिलती थी? पंच कार्ड्स के ऊपर। एंड मैग्नेटिक टेप्स, अब मैग्नेटिक टेप भी इस्तेमाल होने शुरू हो गए थे। पुराने जमाने के गाने सुने हुए, ठीक है, वो कैसे डालते थे टेप के अंदर, मैग्नेटिक टेप होती, रील जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर मैग्नेटिक के जरिए से, मैग्नेट के जरिए से डेटा इनपुट किया जाता था, फिर एक रीडर उसको रीड करता था, आउटपुट के तौर पर स्पीकर से आवाज आती थी, तो मैग्नेटिक टेप्स होती थी। यूएसबी की जगह पे या इसकी जगह पे ये पहले इस्तेमाल हुआ करती थी डेटा को स्टोर करने के लिए, मैग्नेटिक टेप्स इस्तेमाल होती थी। आउटपुट वाज ऑन पंच कार्ड्स एंड पेपर पॉइंटर्स, पेपर प्रिंट आउट्स, और इसकी आउटपुट कहाँ पे आती थी? पंच कार्ड्स के ऊपर भी और पेपर प्रिंट आउट्स के ऊपर भी। मैग्नेटिक टेप वाज यूज्ड फॉर स्टोरेज, और मैग्नेटिक टेप किस लिए इस्तेमाल होती थी? हार्ड ड्राइव्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज फोर्ट्रान एंड कोबोल वर यूज्ड टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट ड्यूरिंग दिस जनरेशन। सेकंड जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना स्टार्ट हो गई थी। अभी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या चीज इस्तेमाल होती थी? आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट। किसकी जगह पर? मार्क द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आईसीस को अगर आप चेक करते हैं, ये आईसीस है भाई। नहीं यार, गलत बातें ना किया करो। मैं इसको करता हूँ और वो जनाब जी मुझे प्यार मोहब्बत का पैगाम भेजना शुरू कर दिया। यस, दिस इज दी आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये इतनी सी चिप है, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कैपेसिटर लगे हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे हुए, यानी कि चार पूरी मंजिल, ये पूरे कॉलेज में जितनी भी वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी सारी की सारी अब इसमें अंदर आ गई। अब तो ये एक सेल पे भी चलना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाउ कंप्यूटर इवॉल्व, कैसे कंप्यूटर में आस्ता आस्ता चेंजिंग आती गई। तो फर्स्ट जनरेशन लिखना है, सेकंड जनरेशन लिखना है, थर्ड जनरेशन लिखना है। अब इसका साइज और कम हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनकॉर्पोरेट मैनी ट्रांजिस्टर, इसके अंदर बहुत सारे भाई मैनी ट्रांजिस्टर्स लिख ले यार, खुदा के लिए बच्चे बैठे हैं। इसकी असल में ना अब चार्जिंग हो गया, ये खुद बेचारा थक गया। ठीक हो गया? हम कहते हैं कि यार तुम बेशक ना हो,
हम इससे काम चला लेते हैं। Integrated circuits incorporate many transistors and electronic circuits. आईसी के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन हुआ होता है। उसके अंदर क्या लगा होता है, कैपेसिटर होते हैं, रेजिस्टर होते हैं, सारी चीजें उसके अंदर इंटीग्रेट होती है। और ये जो आईसी है किस चीज से बनती है, सिलिकॉन चिप से बनी होती है। सिलिकॉन केमिस्ट्री का जब आप वो ओपन करते हैं ना पीरियोडिक टेबल, तो उसमें सिलिकॉन का एक नंबर आता है, ये पता नहीं कितना नंबर है सिलिकॉन का। तो ये कौन से हैं जिसके ग्रुप कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पांचवा ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर वो आते हैं और ये मेटल के तौर पर भी काम करते हैं, नॉन मेटल के तौर पर भी काम करते हैं। इनका बिहेवियर मेटल के तौर पर भी होता है, नॉन मेटल के तौर पर भी होता है। ये हाफ करंट पास होने देते हैं, हाफ करंट पास नहीं होते। ये सिलिकॉन कहते हैं रेत को, वैसे रेत नहीं होती, रेत रेत के जरों से बनती है ये। allowing third generation computers to be even smaller उससे भी छोटे, and more reliable than computers in the earlier computer generation। जो पहले वाले कंप्यूटर थे उससे ज्यादा स्मॉल हो गए, सस्ते हो गए, रिलायबल हो गए, स्पीड ज्यादा होगी, मेमोरी का इस्तेमाल इसमें स्टार्ट हो गया, हार्ड डिस्क जरा इस्तेमाल है। इसमें पंच कार्ड्स के बाद क्या शुरू हो गए, कीबोर्ड के जरिए से इनपुट मिलनी शुरू हो गई, मॉनिटर्स इसमें बन गए आउटपुट के लिए। फॉर इनपुट एंड हार्ड ड्राइव्स वर टिपिकली यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए क्या इस्तेमाल होती थी, हार्ड ड्राइव इस्तेमाल होती थी। दिस वर दी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद कौन से, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है, टेक्नोलॉजिकली ब्रेक थ्रू इन अर्ली 70s। अब ये ब्रेक थ्रू है, अब स्पीड डबल होनी शुरू होगी, ट्रिपल, चार चार गुना, पांच पांच गुना ज्यादा स्पीड आनी शुरू होगी। अब आईसीस जो थे खत्म हो गए। क्या खत्म हो गए, तो क्या चीज इस्तेमाल हुई, माइक्रो प्रोसेसर्स, ये इस्तेमाल होने शुरू हो गए। और ये माइक्रो प्रोसेसर जो बनते थे एलएसआई और वीएलएसआई टेक्नोलॉजी बेस्ड होते थे, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें भी फिर बहुत सारी टाइप्स है, इन विच यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये स्पेलिंग में गलती होगी मुझसे, ठीक है, विच यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इन एसेंस नतीजे के तौर पर माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स दी कोर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। माइक्रो प्रोसेसर अब जितनी भी प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटीज है किसके पास आनी शुरू होगी, पहले हर डिवाइस की अलग-अलग होती थी, अब क्या थी, तमाम डिवाइसेस की एक जगह पे प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज करनी शुरू कर, ताकि एक जगह से कंट्रोल किया जाए। फिर द ओरिजिनल IBM PC एंड एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर्स, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की मिसालें हैं। एंड मोस्ट ऑफ टूडेज ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी। और आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स टिपिकली यूज अ कीबोर्ड, माउस फॉर इनपुट, मॉनिटर, प्रिंटर फॉर आउटपुट, हार्ड ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, मीडिया एंड ऑप्टिकल डिस्क फॉर स्टोरेज। इसके अंदर कम्युनिकेशन की भी फैसिलिटी डाली गई, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात भी कर सकता था। जो एडीएफ 1 और एडीएफ 2 थे उसमें भी इन्होंने बात कराई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर दो कंप्यूटर्स की आपस में कम्युनिकेशन करवाई गई थी, लेकिन खातिर खा नतीजे हासिल नहीं हुए। ठीक है ना मेरा भाई, ठीक है, हाँ, लुक फ्रेश। क्यों, दिस जनरेशन ऑल्सो विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसी जनरेशन के दौर के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स आए, यानी कि दो कंप्यूटर आपस में बातचीत करनी शुरू कर दी। पहले नाराज थे एक दूसरे से, अब इन्होंने बातचीत करनी शुरू, नेटवर्क डिवाइसेस बनी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनी, ठीक है। वायरलेस टेक्नोलॉजी इस दौर में आई, एंड द इंटरनेट, और इस दौर में फिर क्या आया,
इंटरनेट में। यानी कि ये सारी जदीद टेक्नोलॉजी 97 में टू प्रेजेंट एज में आई। फिर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे, नाउ एंड द फ्यूचर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो थे और जो है बेस्ड मोस्टली कॉमनली डिफाइंड दो आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें और इसमें सीपीयू की जगह पे प्रोसेसिंग यूनिट को मॉडिफाई किया गया ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट में। ग्राफिकल प्रोसेस जीपीयू बना दिया इनको ताकि उसकी स्पीड ज्यादा। जब एआई का कोर्स करवाऊंगा ना मैं आपको, आप देखेंगे कि आप कैसे इन चीजों को समझते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी को कैसे अलाउइंग देम टू थिंक। अब फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर को बताया गया कि भाई तुमने सोचना कैसे है, उसको कैपेबिलिटी देगी सोचने की, रीजन, उसको रीजनिंग की कैपेबिलिटी। वो आपके साथ बहस भी करता है, तो आपके साथ बहस भी करता है। आज आपकी असाइनमेंट नहीं है लेकिन आपने जाके एक रोबोट सर्च करना है, दैट इज she is the robot, she is nationality holder of US kingdom of Saudi Arabia, सोफिया। हाँ, इसकी आपने YouTube पे वीडियो देखनी है, आपने चेक करना है कि फिफ्थ जनरेशन में ये कैसे आपसे बातें करती है। ये बांग्लादेश की वजीर आजम थी तो उसके सामने ये खड़ी थी, ये स्टेज पे इसको बुलाया था। ये रोबोट ही है, इसको उठा के रखा जाता है लेकिन ये कम्युनिकेट वैसे ही करता है अपने डिवाइसेस के थ्रू। उसको उसने उसका कहा आपने मुझे पहचाना, उसने जी बिल्कुल पहचाना, आप बांग्लादेश के वजीर आजम है। क्या करती है, यानी कि उसको थिंकिंग रीजनिंग की। उसने कहा कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या, कहती कि मैं खाना पीना शुरू कर दूं या मैं दौड़ना शुरू करूं, मेरे अंदर ये ख्वाहिश है। तो उसको रीजन दी गई, उसको ख्वाहिशात दी जा रही है। तो ये लोग आगे तक पहुंच गए और अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या, माउस को खोल के बताया जाता है। नहीं बेटा, इससे आगे जाना है आपने, घबराना नहीं है इस चीज से कि जनाब ये पढ़ने को ज्यादा मिल रहा है। मेहनत करेंगे तो आगे आएंगे ना, मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं है। शॉर्टकट में तो आपके दिमाग में चिप में डाल के तो नहीं ना कर दिया सारा कुछ, इल्म डाल के बंद करके चौबीस आपका पीएचडी कंप्लीट है, ऐसे नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यू मस्ट हैव टू फाइट फॉर समथिंग। तो ये आपने बेटा लाजमी करना है। और इसके ऊपर मैं कल जब आप क्लास में आएंगे तो मैं लाजमी पूछूंगा कि सोफिया बहन दिखने में खूबसूरत थी या नहीं थी, ठीक है, बातें करती है कि नहीं करती, ठीक है। आप इसको प्रपोजल भी अपना भेज सकते हैं, ठीक है। आप कहें जी मैं खुद एक रोबोट हूँ, ठीक है। तो ये आपने बेटा इसका चेक करना है लाजमी। इसको थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि दुनिया किस डगर के ऊपर चल रही है और हम अभी तक जो है क्या कर रहे हैं। टिकटॉक, फेसबुक, फेसबुक से निकल आए यार, इंस्टाग्राम आ गई, ये चीजों से निकल। देखिए आपके सामने बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, मिसाल के आग है आपके पास छुरी है, आपके पास सारी चीजें, सेब है आपके पास, फ्रूट है आपके पास, सारी चीजें। आप जब इनका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं तो आप फायदे में रहते हैं। और पॉजिटिव इस्तेमाल तब होता है जब इसको कंट्रोल में करते हैं। मिसाल के लिए बिजली है, बिजली को हाथ लगाने से क्या होता है, करंट लगता है, बंदा मर जाता है, ठीक है, बास का बच भी जाता है, चांस मिल जाता है ना। तो अगर हम इसको कंट्रोल्ड हालत में रखें तो इससे बड़े फायदे हैं। आग है ना, आग, उसको कंट्रोल्ड हालत में रखें तो उसके बड़े फायदे हैं। इसी तरह हमारी ख्वाहिशात हैं, इनको कंट्रोल्ड हालत में रखेंगे ना तो बहुत सारे फायदे हासिल होंगे। अपनी ख्वाहिशात को जब हम अल्लाह की ख्वाहिशात के ऊपर कुर्बान कर देते हैं तो फिर हमें फायदे हासिल होते हैं। जिसने हमें बनाया उसको पता है कि इसका मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। आग आपका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते, कंट्रोल हालत में करते हैं कि नहीं करते। ये तो नहीं है कि कपड़ों को भी आग लगा ली, ऊपर चाय ऊपर रख के तो चाय बनाई, ऐसे तो नहीं ना बनती, बनती है ऐसे नहीं बनती। तो कंट्रोल्ड हालत में ही चीजों अच्छी लगती है। तो अल्लाह ताला के जो अहकामात है वो हमारे लिए एक दायरा है, इस दायरे से हमने बाहर नहीं जाना, वरना हमारी हालत ऐसी होगी जैसे हम अपने कपड़ों को लगा के तो चाय बना रहे होंगे, ठीक है। तो जिन चीजों से अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया वो मना हो जाए, जिन चीजों को उन्होंने हमें दिया है वो ले लें, ये इसी में हमारा फायदा है। तो बाकी
5th जनरेशन कंप्यूटर में क्या चीजें आ गई हमारे पास? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या दिया? थिंकिंग दी है, रीजनिंग दी है, लर्निंग कैपेसिटी दी है। सिस्टम लर्न करते हैं। रोबोट इधर होगा, आपसे बातें करते करते बहुत सारी चीजें लर्न कर जाएगी, जैसे छोटा बच्चा सीखता है। ठीक है, छोटे बच्चे को समझा देंगे कि ठंडी चीज को कहे ये गर्म है, वो सारी उम्र ठंडी चीज को गर्म ही कहेगा, जो आपने उसकी ट्रेनिंग कर दी है। ठीक है, तो मेरा जो रिसर्च में है वो लर्निंग के ऊपर है। मैं कंप्यूटर को लर्न करवाता हूँ, मशीन लर्निंग है मेरी फील्ड। ठीक है। Some aspects of the 5th generation computer such as voice and touch input speech recognition are in use today. पहले कंप्यूटर इनपुट लेता था ना, तो कीबोर्ड माउस के जरिए से, अब ये माइक के जरिए से भी इनपुट लेना शुरू कर दिए। लेता है कि नहीं लेता? वो मैंने कल भी बच्चे को बताया था कि मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, तो उसकी बेटी है, तो उसने कोई गाना सुना, गाना सुन के ना, तो वो छोटी बेटी ने अगले दिन ना ऐसे गूगल में ऐसे सर्च किया, यूं अलाउ किया इसको, और उसको क्या कह रही है कि जो अम्मी ने कल गाना सुना था ना वही लगाओ। ठीक है, तो ये क्या थी? हाँ, वो उसने तो यार फौरी तौर पर, लेकिन ये होगा ऐसे। अगर आप घर में जाएं, गूगल होम को सर्च करें, गूगल साइकिल को सर्च करें, यूट्यूब के ऊपर गूगल होम, गूगल साइकिल को सर्च करें, तो आप देखें कि उन्होंने क्या चीजें बना दी है। वो प्रोडक्ट्स को बेच के पैसा कमा रहे हैं। आप पैसा डॉलर इधर भेजते हैं, वो प्रोडक्ट दे के डॉलर फिर वापस ले लेते हैं। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर के जो बड़े बड़े फीचर है वो कौन कौन से हैं? वॉइस इनपुट है, टच इनपुट है, स्पीच रिकग्निशन है। In the future, 5th generation computers are expected to be constructed differently than they are today. 5th जनरेशन के कंप्यूटर डिफरेंट हो गए। अब क्या होगा, एक चिप इंसानी दिमाग में लगा दी जाएगी, अब वो सारा डेटा उसका उसी के पास होगा, बस वो पता होगा ये हमारा शहरी है। ये 5th जनरेशन में आ रहे हैं अभी। कौन सा वाला? मेरे वाला सिस्टम, ये बेटा 4th जनरेशन में, अभी एक जनरेशन पीछे है। ये जितने भी आप कंप्यूटर सिस्टम मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, 4th जनरेशन कंप्यूटर है। ऑप्टिकल कंप्यूटर्स दैट प्रोसेस डेटा यूजिंग लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो लाइट को, फोटॉन्स को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टाइनी कंप्यूटर्स दैट यूटिलाइज नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर होंगे, ये आपके बटन में आ जाएंगे। इस बटन के अंदर 4 कंप्यूटर लगे होते हैं, इस बटन के अंदर इतनी छोटी टेक्नोलॉजी होगी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये पूरा एक कंप्यूटर होगा। Using the light instead of electrons, tiny computers that utilize the nanotechnology as entire general purpose. General purpose computer वो होते हैं जिनको आप हर मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी कंप्यूटर के ऊपर आप गेम्स भी खेल रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई साथ सॉन्ग भी सुन रहे होते हैं। ये जनरल पर्पस होते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जो किसी खास मकसद के लिए बनते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, जैसे हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, अर्थक्वेक कहता है उसको मेजर करने के लिए, स्पेशल पर्पस, उनके ऊपर आप गेम्स भी खेल सकते हैं। तो कंप्यूटर की टाइप्स कितनी है? 2 टाइप्स है, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर्स बिल्ड इनटू डेस्क, होम अप्लायंसेस एंड अदर एवरीडे डिवाइसेस। अब ये सारी टेक्नोलॉजी किस में आ जाएगी? इसके अंदर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा था। उसमें ये है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है अभी? इसमें सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कौन कौन सी है? 2 है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या चीजें हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। और सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एजुकेशनल है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें एजुकेशन भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होती है। साथ साथ बच्चे जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं वो महसूस भी होते हैं इन चीज़ों से। इसी तरह जैसे आपने
सीखना है, एरोप्लेन चलाना सीखना है, तो एरोप्लेन खरीद तो नहीं सकते, तो वो एक सिमुलेशन आपको बना देते हैं कमरे के अंदर। वो अंदर सारा एनवायरनमेंट किस तरह का होता है, एरोप्लेन वाला होता है, सिमुलेशंस होती है उसके अंदर। आप वो उड़ा रहे हो तो सामने आपको ट्रैक नजर आ रहा होता है, वहां में उड़ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन असल में आपको एनवायरनमेंट दिया जाता है, तो आप नहीं खरीद सकते सिस्टम, तो उन्हीं के ऊपर आपने गुजारा करना होता है। वो ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग के बाद फिर आपको रियल टाइम में एरोप्लेन दिया जाता है। इसके बाद लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं। ये जितने भी सॉफ्टवेयर है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर है, ये लाइसेंस्ड भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, और फर्मवेयर भी हो सकते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर है। यानी कि मैं वालेकुम जी बेटा, नहीं बेटा वो खुद आ जाएंगे अभी ठहर के। हाँ मैं बच जाता हूँ अभी। ठीक है। अब इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं, सॉरी लाइसेंस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसका लाइसेंस बना लेते हैं कि मेरी परमिशन के बगैर ना कोई इसको बेच सकता है ना इसकी कॉपी कर सकता है। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, ये आपको खरीदना ही पड़ता है पैसे दे के। इसका सोर्स नहीं खरीद सकते, इसकी सिर्फ एग्जीक्यूशन खरीद सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। इसका कोड नहीं, आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप पैसों से खरीदते हैं। फिर ओपन सोर्स वो होते हैं सॉफ्टवेयर जो फ्री में होते हैं, जो क्या होते हैं, फ्री में होते हैं, लेकिन इनकी एग्जीक्यूशन के साथ इनका सोर्स कोड भी मिलता है। वो तमाम इंस्ट्रक्शन जो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो इंस्ट्रक्शंस का कोड भी आपको मिलता है, ठीक है, वो ओपन सोर्स होते हैं। जैसे लाइनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने विंडो यूज किया हुआ, लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ओपन सोर्स है, इसका भी कोड जो है आपको फ्री में मिल जाता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन होती है कि इसका इतना पोर्शन आपको ओपन सोर्स मिलेगा, बाकी किसी ने राइट्स खरीद लिए होते हैं। इससे फायदा ये होता है कि लोगों को उसके ऊपर काम करने में आसानी होती है। नए बच्चे जो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना सीखना चाहते हैं, तो वो डाउनलोड करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड करके उससे सीख सकते हैं, उसकी वीडियोस मिलती है, उसके ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, उनको देख के हम वो ओपन सोर्स को सीख सकते हैं। इसके अलावा ओपन सोर्स का ये भी फायदा होता है कि आप इसमें मॉडिफिकेशन करके आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना के अपने नाम से भेज सकते हैं। फिर फ्रीवेयर होते हैं, ये फ्री में होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप फ्री में दे सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप फ्री है, जैसे गूगल क्रोम फ्री है, जैसे कोई गेम फ्री होती है, उस फ्री के पीछे उनका कोई ना कोई मकसद होता है। फिर शेयरवेयर होते हैं, ये फ्री होते हैं लेकिन 30 दिन के लिए, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं, 60 दिन के लिए, 40 दिन के लिए ट्रायल वर्जन होते हैं। फर्मवेयर होते हैं, जैसे आपने अपनी वॉशिंग मशीन देखी है, तो वॉशिंग मशीन के अंदर जो एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी वॉशिंग मशीन को चला रहा होता है, वो फर्मवेयर है, वो चिप के अंदर इंक्लूडेड होता है, ना उसके लिए रैम की जरूरत होती है ना किसी, वही एक चिप होती है, चिप के अंदर ही वो पूरा एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसमें अपडेशन नहीं आती। मोबाइल के अंदर तो व्हाट्सएप में अपडेट आ जाती है, लेकिन उसके अंदर अपडेट नहीं आती। ये सॉफ्टवेयर और इसके दरमियान की इंटरमीडिएट लेयर है। इसी तरह ये इनपुट डिवाइसेस है, ये इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, डिजिटल पेन है। डिजिटल पेन को क्या बोलते हैं, स्टाइलस, ये स्टाइलस है, ये मेरे पास है, ये क्या स्टाइलस है। टच पैड है, टच स्क्रीन है, गेमिंग कंट्रोलर है, फिंगरप्रिंट रीडर है। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, डिस्प्ले स्क्रीन है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन्स है, डेटा प्रोजेक्टर है। प्रोसेसिंग कौन सा है, सीपीयू है, जीपीयू है। स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी है, हार्ड ड्राइव है, ठीक है, सीडी डीवीडी ब्लू रेज डिस्क है। ये सारी हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम याद करा रहा हूँ आपको। यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, फ्लैश मेमोरी है, मेमोरी कार्ड्स है, कम्युनिकेशन में मॉडेम्स है, नेटवर्क अडाप्टर्स है, रूटर्स है, स्विचेस है, बहुत सारी और सारी डिवाइसेस है।